गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अध्याय 4 विद्युत धारा एवं चुंबकत्व इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि विद्युत को आप लोगों ने महसूस भी किया होगा कि विद्युत क्या है, लेकिन इसको देख नहीं सकते हैं। तो विद्युत को एक ऊर्जा का एक रूप माना जाता है। इसे हम देख नहीं सकते, किंतु इसके प्रभावों के आधार पर इसकी उपस्थिति का पता लगता है। यदि किसी स्थान पर स्थित किसी स्थिर आवेशित कण पर बल लगता है तो कहा जाता है कि उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र है। अब समझते हैं विद्युत आवेश क्या होता है। विद्युत आवेश प्रसिद्ध वैज्ञानिक थेल्स ने बताया कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छाल रगड़न के बाद छोटे छोटे कणों या कागज के टुकड़े इत्यादि को चिपकाना प्रारंभ कर देता है। घर्षण की प्रक्रिया के बाद पदार्थ सामान्य की तुलना में अलग व्यवहार प्रदर्शित करता है और पदार्थ के इस विशेष गुण को ही हम विद्युत आवेश कह देते हैं। अर्थात द्रव्य के साथ जुड़ी हुई वह अदिश भौतिक राशि है जिसके कारण चुंबकीय और विद्युत प्रभाव उत्पन्न होते हैं, उसे आवेश कहते हैं। किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी से आवेश की अवधारणा प्राप्त होती है। इस तरह से हम विद्युत आवेश को समझ लिया। विद्युत क्या है उसका अनुभव कर सकते हैं, उसको देख नहीं सकते हैं। अब देखते हैं कि स्थिर विद्युत आवेश क्या है। उस प्रक्रिया को जिसमें कोई चालक अपने पास रखी आवेशित वस्तु के प्रभाव से उससे बिना स्पर्श किए हुए ही आवेशित हो जाती है, स्थिर विद्युत आवेश कहते हैं। जो आवेश पृथ्वी में जाने के लिए स्वतंत्र है उसे स्वतंत्र आवेश कहते हैं, तथा जो विपरीत आवेश के कारण रुका रहता है उसे संबद्ध आवेश कहते हैं। तो ये दो तरह के आवेश, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो आवेश पृथ्वी में जाने के लिए स्वतंत्र होते हैं उसे स्वतंत्र आवेश कहते हैं, तथा जो विपरीत आवेश के कारण रुका रहता है उसे संबद्ध आवेश कहते हैं। अब देखते हैं आवेश के सुचालक और कुचालक कौन कौन से होते हैं। जिन ठोसों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है वह विद्युत के सुचालक होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक, इसका मतलब जो क्रियाशील इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनकी संख्या जिनमें अधिक होती है वे विद्युत के सुचालक कहलाते हैं। जैसे चांदी, कॉपर, एल्युमिनियम, Ag, Cu, Al आदि इनको कहा जाता है, इनके संकेत हैं। तथा जिन ठोस पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं वे विद्युत के अचालक होते हैं, और कुचालक पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है। जैसे कांच, गंधक, मोम, एबोनाइट आदि सभी कुचालक पदार्थ हैं, जबकि लकड़ी एक अच्छा अचालक पदार्थ है। अब आप लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि सुचालक, कुचालक और अचालक इन तीनों में अंतर स्पष्ट यदि करना है तो सुचालक इसका मतलब इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी, कुचालक इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी, और अचालक इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ये मुख्य रूप से इनका अंतर होता है। इसके उदाहरण भी हमने बताए। सुचालक के उदाहरण हो गया Ag या जिसको चांदी कहते हैं, कॉपर, एल्युमिनियम, ये जो होती हैं ये अत्यधिक सुचालक धातुएं मानी जाती हैं। इसके बाद कुचालक में कांच, गंधक, मोम, एबोनाइट आदि सभी ये कुचालक पदार्थ होते हैं, जबकि लकड़ी को एक अच्छा अचालक पदार्थ कहा जाता है। अब देखते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। किसी धातु या सुचालक में विद्युत आवेशों के प्रवाह होने को विद्युत धारा कहते हैं। अभी अब विद्युत आवेश के बारे में हमने चर्चा की थी, तो इनका जो विद्युत आवेश का जो प्रवाह होता है उसे ही हम विद्युत धारा कहते हैं। यदि किसी सुचालक में t सेकेंड में q कूलाम
आवेश प्रवाहित हो रहा है तो उस पर प्रति सेकंड में प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। इसका सूत्र भी इसी से बन जाता है कि I बराबर Q बटे T। I माने विद्युत धारा बराबर Q कूलाम, कूलाम का मतलब आवेश, बटे T, T माने समय या सेकंड में इसको डिनोट करते हैं। तो इस तरह से विद्युत धारा का ये सूत्र हो जाता है। और विद्युत धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर भी होता है। विद्युत धारा का जो मात्रक होगा उसे एम्पियर में हम आमतौर पर इसकी चर्चा करते हैं कि इसका मात्रक एम्पियर है। और विद्युत धारा को मापने के लिए जो यंत्र हैं वो इससे पूर्व में भी हम एक बार चर्चा कर चुके हैं, अमीटर और गैल्वेनोमीटर। इस तरह के जो इनके मापन के यंत्र होते हैं वो अमीटर और गैल्वेनोमीटर होते हैं। अब देखते हैं कि विद्युत धारा के प्रकार क्या हैं, कितने प्रकार की विद्युत धारा होती है। हम सभी लोग जानते हैं डीसी करंट और एसी करंट, इसके बारे में हम लोगों ने सुना हुआ है। तो जो डीसी करंट होता है उसे हम दिष्ट धारा या सरल विद्युत धारा इसको कहते हैं। ये क्या होती है? इसमें विद्युत धारा की दिशा सदैव धनाग्र से ऋणाग्र की ओर होती है, अर्थात कैथोड से एनोड की ओर होती है। इस प्रकार जब विद्युत धारा की दिशा में समय के साथ अपरिवर्तित हो, विद्युत धारा की दिशा अपरिवर्तित रहे, बदले नहीं, तो उसे हम दिष्ट धारा कहते हैं। जैसे टॉर्च को जलाने में, कैलकुलेटर आदि को जलाने में इस धारा का प्रयोग होता है। डीसी करंट के बारे में आप समझते ही होंगे, सभी लोगों ने इसका अनुभव किया होगा। बैटरी, इन्वर्टर जो इस तरह से घरों में पाए जाते हैं, इन्वर्टर में लेकिन एक विशेषता ये होती है कि उसको डीसी से एसी में कन्वर्ट करते हुए विद्युत का परिचालन किया जाता है। तो विद्युत धारा में जो दिष्ट धारा हुई उसका प्रकार, उसमें विद्युत धारा की दिशा समय के साथ अपरिवर्तित रहती है। मुख्य बात आपको ये इतना ध्यान रखना है कि विद्युत धारा की दिशा समय के साथ अपरिवर्तित रहती है, उसे दिष्ट धारा कहते हैं। और जबकि प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिव करंट कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा को। इसमें क्या, जब विद्युत धारा की दिशा एवं परिमाण समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं तथा एक निश्चित समय के बाद उसी दिशा एवं परिमाण के साथ उसकी पुनरावृत्ति हो, तो उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। तो अब ये समझ में अंतर इसका दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में। दिष्ट धारा में विद्युत धारा की दिशा समय के साथ अपरिवर्तित रहती है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा में दिशा और उसका परिमाण ये निश्चित समय के बाद बदलते रहते हैं और उनकी पुनरावृत्ति भी होती है। अल्टरनेटिव होते हैं, इसीलिए उनको कहा जाता है पुनरावृत्ति उनकी होती रहती है, तो उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। अब इसमें ये ध्यान रखने की बात है कि प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। अब इनसे जुड़े कुछ जो आप लोगों ने भी हमेशा सुने होंगे, कुछ शब्द ऐसे सुनते रहते हैं सामान्य तौर पर, उनके बारे में भी थोड़ा जानकारी कर लेते हैं कि विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ क्या होता है? विद्युत परिपथ विभिन्न प्रकार के विद्युत उपकरणों एवं यंत्रों का एक बंद संयोजन है। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करके विद्युत का ऊर्जा का जो उपयोग है वो विभिन्न प्रकार के कार्य करने में किया जाता है। इस तरह से विद्युत परिपथ, इसका मतलब ये बंद संयोजन है। जब तारों को हम ले जाते हैं तो एक तरफ धनात्मक एक तरफ ऋणात्मक दोनों तारों का जहाँ भी जिस जगह भी संयोजन हो जाएगा तो वो एक परिपथ बन के तैयार हो जाएगा। अब विद्युत सेल, विद्युत सेल आप लोगों ने देखे ही होंगे, ये ऊर्जा का ही एक स्रोत है। एक होता है संयोजन तार, इसके द्वारा बैटरी अथवा सेल के साथ विद्युत यंत्र को जोड़कर परिपथ बनाया जाता है। इसके बाद आता है प्रतिरोध तार।
यह विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट डालकर नियंत्रित करता है। प्रतिरोधक तार जो आपने देखे होंगे लगे रहते हैं पूरे सर्किट में, जब भी जहाँ पे ये होता है कि यहाँ विद्युत फॉल्ट कहीं जो होना है तो उसके लिए एक प्रतिरोध तार लगा देते हैं कि अधिक विद्युत धारा अगर अधिक वोल्टेज की आ जाती है तो ये प्रतिरोध तार उसको कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, और अन्यथा वो जल जाता है। इसके बाद वो करंट जो है वो बहना बंद हो जाता है। इसी में एक कुंजी शब्द सुना होगा, कुंजी, तो इसका प्रयोग भी धारा को बंद अथवा प्रवाहित करने में किया जाता है। कुंजी का मतलब जैसे आमतौर पे हम लोग कह देते हैं कि बटन, यहाँ बिजली की ये बटन बंद कर दो, ये पंखे की बटन है, ये बल्ब की बटन है, इस तरह से कुंजी को हम यहाँ इस अर्थ में इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो कुंजी का अर्थ सभी लोगों को मालूम है, और नहीं तो प्रयोग में तो हम लोग जानते ही हैं इसको। अब देखते हैं कि ऊष्मीय प्रभाव क्या है। विद्युत धारा के प्रवाह से किसी चालक में ऊष्मा होने की घटना को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। जैसे हीटर, टोस्टर, कुकिंग, ओवन आदि। इनमें क्या होगा, जो विद्युत धारा है वो ऊष्मा में परिवर्तित होती है। जैसे हीटर है, उसमें विद्युत प्रवाहित हुई तो वो ऊष्मा उत्पन्न करता है और वो गर्म हो जाता है। इसी तरह से टोस्टर भी है और कुकिंग ओवन भी इसी आधार पर कार्य करता है। ये तो हुआ ऊष्मीय प्रभाव। अब देखते हैं कि रासायनिक प्रभाव क्या है। कुछ द्रवों जैसे नमक का घोल, अम्ल और क्षार का जलीय विलयन आदि में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वे विघटित हो जाते हैं और उसमें रासायनिक क्रिया होने लगती है। इसे विद्युत धारा का हम रासायनिक प्रभाव कहते हैं। इसका मतलब जो जलीय विलयन है किसी भी प्रकार के, उनमें चाहे क्षार का हो चाहे अम्ल का हो और या नमक का घोल, इस तरह से जितने जलीय विलयन में है उनमें अगर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वे विघटित हो जाते हैं, अर्थात अपघटित हो जाते हैं, उनमें अपघटन की क्रिया होती है। इसे विद्युत धारा का हम रासायनिक प्रभाव कहते हैं। इस प्रभाव के द्वारा जो विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण है वो इसमें होता है, रासायनिक ऊर्जा में होता है। इसका प्रयोग विद्युत लेपन, धातुओं के निष्कर्षण तथा शोधन आदि में किया जाता है। विद्युत लेपन आप समझते होंगे, जैसे निकिल का होता है, लोहे के बर्तन होते हैं लेकिन उसमें निकिल का लेपन कर दिया जाता है। इस तरह से सोने का कई बार लेपन किया जाता है कुछ धातुओं पर और लगता है कि ये सोने की धातुएं होती हैं। इस तरह से कुछ धातुओं में इस तरह का प्रयोग किया जाता है जिसमें विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है। ये तो रासायनिक प्रभाव हुआ। इसके बाद आता है चुंबकीय प्रभाव। किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। धारामापी गैल्वेनोमीटर की कार्य प्रणाली जो होती है वो चुंबकीय प्रभाव पर ही आधारित होती है। आपने देखा होगा, अगर एक कुंडली बना करके जिस तरह से चुंबक जो हम बनाते हैं उसका निर्माण करते हैं तो विद्युत धारा उसमें प्रवाहित की जाती है लेकिन वो चुंबक का काम करने लगता है। तो इस तरह से जब विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने लगे तो इसको हम कहते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और जो इसका एक उदाहरण है कि गैल्वेनोमीटर की जो कार्य प्रणाली है वो इसी चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। अब देखते हैं विद्युत विभवांतर क्या होता है। किसी चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक एकांक धन आवेश प्रवाहित करने पर जितनी ऊर्जा व्यय होती है उसे चालक के सिरों के बीच विभवांतर कहते हैं। इसको भी समझ लेते हैं कि चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जितना हम धन आवेश प्रवाहित करते हैं एकांक समय में, या प्रति सेकंड इसको कह सकते हैं, एकांक समय में जितना धन आवेश प्रवाहित होगा और उसमें जितनी ऊर्जा व्यय होगी, वही विद्युत ऊर्जा जितनी व्यय होती है
उसे हम चालक के सिरों के बीच विभवांतर कहेंगे। इसका भी सूत्र विभवांतर V बराबर होता है W/Q। विभवांतर का मात्रक जूल प्रति सेकंड, ये ध्यान देना पड़ेगा। W को क्या कहा था, कार्य, तो कार्य का मात्रक हुआ जूल, और Q का मतलब कूलाम, कूलाम का मतलब आवेश जितना प्रवाहित हो रहा है, तो जूल प्रति कूलाम इसको कह देते हैं हम, इसका मात्रक हो जाता है। अब आता है इसके बाद विद्युत वाहक बल। अभी विभवांतर के बारे में हमने चर्चा की, अब देखते हैं विद्युत वाहक बल। ये टर्म्स हैं, कुछ जो विज्ञान के विद्यार्थी हैं उनको ये सबको आना चाहिए कि विभवांतर क्या है, विद्युत वाहक बल क्या है, इस तरह से। तो विद्युत सेल के संपूर्ण परिपथ में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करने के लिए जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। किससे प्राप्त होती है, सेल से। इस तरह से उसे विद्युत वाहक बल कहा जाता है। इसे E द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जैसे विभवांतर को V द्वारा करते थे और इसको E द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट, उसी तरह से मात्रक दोनों के एक ही जैसे होते हैं। अब कुछ चर्चा जो गैल्वेनोमीटर, अमीटर, इस तरह से जो यंत्र हैं धारामापी, उनके संबंध में थोड़ी सी चर्चा हो जाए। गैल्वेनोमीटर तांबे के तारों से बनी एक आयताकार कुंडली, कीलों की सहायता से एक स्थायी तथा शक्तिशाली नाल चुंबक के साथ ध्रुव खंडों N और S, N को नॉर्थ और S को साउथ के बीच लटकी रहती है। अब ये ध्यान देना पड़ेगा, नॉर्थ और साउथ जो ध्रुव हैं उनके बीच में एक तांबे के तार से बनी हुई आयताकार कुंडली लटका देते हैं, किसी कीलों की सहायता से या जिस तरह से भी हो, इसकी लटकी रहती है। कुंडली के दोनों सिरे संयोजक पेंच, जो कुंडली बनाई थी जिसमें आयताकार किसी लकड़ी पर, किसी चुंबक पर, लोहे की छड़ पर जो लपेट करके बनाया गया था, उसमें 2 तार निकलते रहते हैं, तो उन दोनों को हम संयोजक तार कहते हैं। और वो संयोजक तार जिन पेंच के द्वारा बंधे रहते हैं उन्हें हम संयोजक पेंच कहते हैं। इनका नाम हमने T1 और T2 दे दिया है। तो ये कुंडली के दोनों सिरे संयोजक पेंच T1 और T2 से जुड़े रहते हैं। कुंडली का विक्षेप पढ़ने के लिए कुंडली के साथ एक संकेतक P लगा रहता है। संकेतक जानते होंगे, इंडिकेटर या पॉइंटर जिस तरह से कहते हैं, तीर की तरह बना रहता है उसमें, या सीधे एक छड़ जैसी लगी रहती है, उसको संकेतक कहते हैं, जो वृत्ताकार पैमाने पर घूमता है। पैमाने का शून्य बीच में होता है, जो इस पैमाने का शून्य होगा वो बीच में होगा। अति अल्प विद्युत धारा का मापन गैल्वेनोमीटर से ही किया जाता है। ये इससे पूर्व में भी बताया था। विद्युत धारा के मापन के 2 यंत्र हैं, एक अमीटर और एक गैल्वेनोमीटर, जिसमें गैल्वेनोमीटर में अति अल्प विद्युत धारा माने कम विद्युत धारा जो होती है उसका मापन किया जाता है, जबकि अमीटर में अधिक विद्युत धारा जहां प्रवाहित होती है उसका मापन हम अमीटर के द्वारा करते हैं। तो अमीटर समझते हैं क्या है। विद्युत पथ में विद्युत धारा के मापन के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। अमीटर के धन सिरे को सेल अथवा बैटरी के धन ध्रुव से परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। गैल्वेनोमीटर में क्या था, समांतर क्रम में जोड़ा जाता था और कम से कम प्रतिरोध का तार लगा करके अमीटर बनाते हैं। तो अमीटर को श्रेणी क्रम में और गैल्वेनोमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अब इसके बाद आता है वोल्ट मीटर। आमतौर पर हम कहते हैं कि इतने वोल्ट की विद्युत धारा आ रही है, तो वो वोल्ट मीटर क्या है इसके बारे में समझते हैं। विद्युत परिपथ में जिन 2 बिंदुओं के मध्य विभवांतर ज्ञात करना होता है, वोल्ट मीटर को उन बिंदुओं के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ये बात समझ में आ गई होगी कि 2 बिंदुओं के जिनके बीच में हमें विभवांतर ज्ञात करना होता है, वोल्टेज ज्ञात करना होता है,
उन बिंदुओं के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। जो वोल्ट मीटर होता है उसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं। अमीटर का प्रतिरोध बहुत कम और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। अभी जो धारा की चर्चा की थी कि विद्युत धारा का मापन अमीटर से होता है, तो उसमें प्रतिरोध बहुत कम होता है, जबकि वोल्ट मीटर में प्रतिरोध बहुत अधिक करना पड़ता है। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य या नगण्य मान लेते हैं, इसको नगण्य होता है, चाहे शून्य भी कह सकते हैं, जबकि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, इन्फिनिटिव। इस तरह से वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, ये प्रश्न पूछा जाता है कि अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, या इनमें कभी अंतर बताने की आवश्यकता पड़ती है तो इस तरह से हम बता देते हैं कि इसका प्रतिरोध शून्य होता है, और जबकि वो आदर्श वोल्ट मीटर जो भी होगा उसका प्रतिरोध अनंत होता है। अब देखा होगा लघुपथ, इस शब्द से तो आपने शायद कम सुना होगा। शॉर्ट सर्किट हम लोग कह देते हैं कि शॉर्ट सर्किट, ये आमतौर पर ये शब्द यूज करते रहते हैं, तो उसी को शॉर्ट सर्किट को हम लघुपथ कहते हैं। किसी विद्युत प्लग में 3 भाग होते हैं। शॉर्ट सर्किट को समझने के लिए हमें 3 चीज़ों को समझना पड़ेगा। एक है फेस बिंदु या फेस पॉइंट, दूसरा है उदासीन बिंदु जिसको न्यूट्रल पॉइंट भी कहते हैं, और तीसरा है भू संपर्क बिंदु, अर्थिंग पॉइंट। तो हम लोग तीनों को जानते तो हैं कि फेस पॉइंट, एक ये फेस वाली तार है, ये न्यूट्रल है और ये अर्थ का तार है। इस तरह से हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो अब इसका कैसे ये शॉर्ट सर्किट होता है इसको समझते हैं। किसी उपकरण में विद्युत प्राप्त करने के लिए उसे फेस पॉइंट और उदासीन पॉइंट से जोड़ा जाता है। उदासीन का मतलब न्यूट्रल पॉइंट, इनसे जोड़ दिया जाता है, तब यह उपकरण कार्य करने लगता है। लेकिन किसी कारण से यदि फेस बिंदु और उदासीन बिंदु आपस में जुड़ जाएं, तो यह लघुपथ हो जाता है, अर्थात शॉर्ट सर्किट हो जाता है। इससे बचने के लिए हमेशा अर्थिंग पॉइंट जो कहा जाता है कि एक प्रत्येक घरों में या हर जगह अर्थ के तार भी डलवाए जाते हैं, और वो ज़मीन में जाकर के तांबे की प्लेट में गाड़ दिया जाता है वो तार, और वो पूरे सर्किट में ले जाया जाता है ताकि शॉर्ट सर्किट न होने पाए। लेकिन जहाँ अर्थिंग पॉइंट के इस तरह से तार नहीं होते हैं, तो वहाँ इसकी शॉर्ट सर्किट की संभावना अधिक हो जाती है, और जब भी शॉर्ट सर्किट होता है तो उसमें अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसके बाद आपने विद्युत फ्यूज भी सुना होगा। बहुत चर्चा हम लोग करते हैं कि फ्यूज उड़ गया, फ्यूज उड़ गया। इस तरह से विद्युत फ्यूज क्या चीज़ है? तो फ्यूज कम द्रव्यणांक की किसी धातु का केवल एक छोटा सा तार होता है। द्रव्यणांक या गलनांक मान लेते हैं इसको। अधिकतर फ्यूज तार टिन तथा शीशे के मिश्र धातु के बने होते हैं, तथा फ्यूज तार रांगा और तांबे के भी होते हैं। तो आमतौर पर जो बनाए जाएंगे वो टिन और लेड के होते हैं, शीशा इसके जो मिश्र धातु होती है उससे बना हुआ होता है, लेकिन रांगे के और तांबे के भी बने हुए होते हैं, और हम आमतौर पर तांबे के ही घरों में यूज कर लेते हैं। यदि परिपथ में विद्युत धारा का मान निश्चित सीमा से बढ़ जाता है, हम लोग कहते हैं कि हाँ हाई वोल्टेज आ गया, इसका मतलब विद्युत धारा अधिक प्रवाहित होने लगती है, तो ये फ्यूज तार का काम क्या होता है कि ये गल जाता है। इसका गलनांक जो होता है वो थोड़ा कम होता है, इसलिए ये जल्दी गल जाएगा। अगर अधिक पावर की, अगर अधिक वोल्टेज की जो विद्युत धारा आ जाती है तो ये सबसे पहले यही गल जाता है, और फ्यूज तार अगर गल गया तो ये टूट जाएगा और विद्युत धारा का जो सर्किट है या परिपथ है वो बंद हो जाता है, और विद्युत धारा भी प्रवाहित होना बंद हो जाती है। अतः विद्युत फ्यूज का प्रयोग परिपथ में विद्युत धारा की प्रबलता पर नियंत्रण रखने के लिए ही किया जाता है। अब देखते हैं कि विद्युत शक्ति कितनी होती है। पावर ऑफ लाइट जो भी है या इलेक्ट्रिक पावर,
ये क्या है? तो विद्युत ऊर्जा द्वारा 1 सेकंड में जितना कार्य किया जाता है उसे हम विद्युत शक्ति कहते हैं। इसका सूत्र, उपकरण में विद्युत ऊर्जा जितनी होती है बटे उपकरण चलाने की अवधि, या P बराबर W/T। इसको सामान्य तौर पर याद रखेंगे। P पावर हो गया, W हो गया विद्युत ऊर्जा और T हो गया समय। तो P बराबर W/T। इसका प्रयोग सूत्र के द्वारा हम कई सवाल करने में करते हैं। और इसका मात्रक, विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है वो जूल प्रति सेकंड होता है, क्योंकि W जो ऊर्जा है उसका मात्रक जूल हुआ और T का मात्रक, समय का मात्रक सेकंड हुआ। तो इस तरह से जूल प्रति सेकंड कह देते हैं। और 1 जूल प्रति सेकंड 1 वाट के बराबर होता है। इसी तरह से आपने हॉर्स पावर का नाम सुना होगा, अश्व शक्ति। एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं। कभी भी कोई भी इंजन, जिस तरह से डीजल इंजन या कोई भी लेने जाते हैं तो वहाँ हॉर्स पावर में भी बताता है, तो उसको हम समझ जाएंगे कि 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। तो 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। इसको याद भी रखना पड़ेगा क्योंकि ये कई बार इस तरह से पूछ भी दिया जाता है। अब देखते हैं कि विद्युत धारा के स्रोत कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ से हमें विद्युत धारा प्राप्त होती है। अब इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो डायनोमा आपने सुना होगा, जनरेटर भी आपने सुना होगा, इस तरह सेल भी सुने होंगे। तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। तो डायनोमा या जनरेटर दोनों बात एक ही है एक तरह से। तो इसकी खोज माइकल फैराडे ने की थी। ये पूछा जाएगा कि इसकी खोज किसने की, तो आप बताएंगे माइकल फैराडे ने की थी। यह फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। माइकल फैराडे ने अपना एक विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत दिया था, तो उसी के सिद्धांत के ऊपर यह निर्भर करता है, आधारित होता है। इसमें शक्तिशाली चुंबक के ध्रुव, ये ध्यान रखना होगा, इसमें शक्तिशाली चुंबकों का प्रयोग किया जाता है। तो उसके ध्रुव N तथा S, वही नॉर्थ तथा साउथ के मध्य एक कुंडली को घुमाया जाता है जो विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। जब कुंडली घुमाई जाएगी तो निश्चित रूप से विद्युत धारा उत्पन्न होगी, क्योंकि उसके अंदर वही सर्किट उसी तरह का, जो उसके अंदर आयताकार कुंडली या जिस तरह की कुंडली उसमें प्रयोग की जाती है, मुख्य रूप से आयताकार कुंडली का ही उसमें प्रयोग किया जाता है। तो उस कुंडली को जैसे ही घुमाते हैं तो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है। जैसे इसके उदाहरण आपने देखे होंगे कि स्कूटर में भी लगा रहता है डायनोमा, मोटरसाइकिल में भी लगा रहता है, मोटर गाड़ियों में लगा रहता है। ये डायनोमो में कुंडली या आर्मेचर, कुंडली को आर्मेचर भी कह देते हैं, इंजन अथवा पहिए से जुड़ी होती है, इसी कारण घूमती है। तो जैसे वो कुंडली घूमने लगेगी विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होने लगेगी। विद्युत संयंत्रों में यह कार्य, जो बड़े बड़े विद्युत कारखाने होते हैं उनमें यह कार्य टरबाइन के पंखों द्वारा किया जाता है। वो पंखे घुमाए जाते हैं तब विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है। और यहाँ पहियों से, जो गाड़ियों में होता है वो पहियों में लगा रहता है, पहियों के माध्यम से कुंडली घूमती है या आर्मेचर घूमता है, तब विद्युत धारा उत्पन्न होती है। अब इसके बाद सेल, सेल सभी ने सुना होगा, देखा है सभी ने। तो सेल, विद्युत सेल जो होता है वो एक ऐसी युक्ति है जिससे किसी परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह निरंतर बनाए रखा जा सकता है। विद्युत सेल 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल एवं द्वितीयक सेल। यहाँ अब इनमें आपको ये अंतर स्पष्ट करके रखना पड़ेगा कि प्राथमिक सेल कौन से होते हैं और द्वितीयक सेल की श्रेणी में कौन कौन से सेल आते हैं। तो इसको ध्यान से जरा सुनने का प्रयास करें। प्राथमिक सेल, इन सेलों द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि सेलों में किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण होता है, तो आप बताएंगे कि रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है।
अतः हम इन सेलों को हम प्राथमिक अथवा सरल सेल कहते हैं। प्राथमिक सेल ये भी निम्न प्रकार के होते हैं: वोल्टीय सेल, शुष्क सेल और लेक्लांसी सेल। ये 3 प्रकार के सेल इसमें मुख्य रूप से माने जाते हैं। इन तीनों प्रकार के सेलों के बारे में भी चर्चा करना अनिवार्य है और इसको समझना भी अनिवार्य है। तो सबसे पहले देखते हैं कि साधारण वोल्टीय सेल ये क्या है। वोल्टीय सेल के बारे में: तांबे और जस्ते की छड़ों को जब संयोजक तार द्वारा जोड़ा जाता है तो जस्ता गंधक के हमले से क्रिया करके विद्युतमय हाइड्रोजन गैस निकालता है। इसका मतलब वोल्टीय सेल में 2 तरह की छड़ें होती हैं, तांबे की और जस्ते की, जिनमें संयोजक तार ऊपर से लगे रहते हैं। तो जस्ता जो होता है वो गंधक से क्रिया करके एक विद्युतमय हाइड्रोजन गैस निकालता है। जो इनकी रासायनिक क्रिया होती है वो हाइड्रोजन गैस उससे निकलती है, जो तांबे की प्लेट को स्पर्श करती है। उसकी विद्युत तांबे में चली जाती है और तांबे का विभवांतर बढ़ जाता है। यह विद्युत तांबे की प्लेट से तार द्वारा बाहरी परिपथ में जस्ते की प्लेट में जाती है। जो ये तांबे की प्लेट से जिसका विभवांतर बढ़ गया है, तो वहाँ से तार द्वारा बाहरी परिपथ जो भी हमें जहाँ इसका प्रयोग करना है उस बिजली का, तो वो जस्ते की प्लेट में वहाँ चली जाती है और इस प्रकार विद्युत तांबे से जस्ते की ओर प्रवाहित होती है। ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि वोल्टीय सेल में जो विद्युत प्रवाहित होती है वो जस्ते से तांबे की ओर होती है या तांबे से जस्ते की ओर होती है। तो आपको याद रखना है कि तांबे से जस्ते की ओर ये प्रवाहित होती है। अतः क्योंकि विद्युत धारा का प्रवाह अभी हमने बताया था कि धनाग्र से ऋणाग्र की ओर होता है, अर्थात कैथोड से एनोड की ओर होता है। तो इसमें तांबे से जस्ते की ओर हो रहा है, इसका मतलब तांबा हुआ धनात्मक और जस्ता हुआ ऋणात्मक। तो ये तांबा जो होगा वो धनात्मक ध्रुव का काम करेगा, जस्ता होगा वो ऋणात्मक ध्रुव का काम करेगा। अब इसकी रासायनिक अभिक्रिया समझ लेते हैं किस तरह से होती है रासायनिक क्रिया। तो कैथोड पर या धनाग्र पर जो उस तरह से अभी करना है कि यहाँ पर कौन कौन सी क्रिया होती है और एनोड पर क्या क्रिया होती है। तो कैथोड पर जो सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें जो भरा रहता है H2SO4, वो सल्फ्यूरिक अम्ल विघटित होता है किसमें, हाइड्रोजन में, और सल्फेट देखते हैं 2H + SO4। H2 की जगह ये 2H में परिवर्तित हो गया, हाइड्रोजन आयन में परिवर्तित हो गया, और SO4 भी अपघटित हो गया या विघटित हो गया, वो सल्फेट में बदल गया। अब ये जो सल्फेट है वो जिंक या जस्ता से क्रिया करता है। तो Zn + SO4 ये जब सल्फेट जिंक से क्रिया करेगा तो ये बनाता है जिंक सल्फेट ZnSO4, और इसमें इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं वो एनोड पर क्रिया करते हैं। वो हाइड्रोजन जो अभी हमारी अवमुक्त हुई थी वहाँ से हाइड्रोजन आयन, उनसे उनके साथ ये संयोजन करके शुद्ध हाइड्रोजन बना देते हैं। इस तरह से गंधक के अम्ल में जस्ते का एक आयन घुलने से 2 हाइड्रोजन के आयन उत्पन्न होते हैं। अब यहाँ ये ध्यान रखना होगा, जस्ते का एक आयन घुलता है तो हाइड्रोजन के 2 आयन उत्पन्न होते हैं। इस तरह से ये साधारण वोल्टीय सेल की आपको क्रिया है वो बताई गई। इसको आप एक बार पुनः सही से पढ़ लेना, याद कर लेना। अब आता है नंबर 2, शुष्क सेल। यह लेक्लांसी सेल का ही एक परिवर्तित रूप है। अंतर केवल इतना है कि इसमें अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, ग्रेफाइट और लकड़ी के चूर्ण से बनी लुगदी प्रयोग में लाई जाती है। किन किन चीज़ों से जो लुगदी होती है उसके अंदर जो भरी रहती है शुष्क सेल में, जो कि हम आमतौर पर अपने यहाँ देखते हैं। इन सेलों को अगर तोड़ करके भी देखते हैं, टॉर्च के जो सेल हैं, रेडियो में जो सेल डाले जाते हैं, इसके अगर तोड़ेंगे तो उसके अंदर जो लुगदी निकलेगी उसमें
अमोनियम क्लोराइड होगा, जिंक क्लोराइड होगा, ग्रेफाइट होगा और लकड़ी का चूर्ण। इनसे बनी हुई जो लुगदी होगी वो प्रयोग में लाई जाती है। इस लुगदी के बीच में कार्बन की छड़ लगी होती है। या आपने भी सेल तोड़ के देखा होगा तो उसमें एक कार्बन की छड़ पड़ी रहती है। ये जो कार्बन की छड़ है वो लुगदी को एक जस्ते के बेलनाकार बर्तन में बंद कर दिया जाता है। बीचों बीच इसमें कार्बन की छड़ डाल दी, आसपास से पूरी लुगदी भर देते हैं और कोई एक बेलनाकार बर्तन किसी तरह से बनाते हैं, कागज के माध्यम से, गत्ते से या अन्य धातु से बनाते हैं, एल्युमिनियम से या अन्य किसी धातु से बनाते हैं, तो उसके अंदर इसको भर देते हैं और इसको बंद कर देते हैं। इस सेल में कार्बन की छड़ जो होती है वो धन ध्रुव का कार्य करती है, माने पॉजिटिव रहती है ये, और जो लुगदी होगी वो ऋणात्मक रहेगी। इस तरह से इस सेल का विद्युत वाहक बल अगर हम नापते हैं, इस तरह के जितने शुष्क सेल होते हैं उनका विद्युत वाहक बल 1.4 वोल्ट होता है। और इसका प्रयोग हमेशा हम टॉर्च में, रेडियो में, इससे पहले भी हमने बताया कि इस तरह से प्रयोग इनका हम करते हैं। और ये इस संबंध में इस प्रकार के सेलों का हमने खूब अध्ययन किया, देखा है, इसका प्रैक्टिकल भी सभी लोगों ने किया होगा। अब नंबर 3 आता है लेक्लांसी सेल। इसको जरा ठीक से समझते हैं। ये कई बार इसको पूछा जाता है कि लेक्लांसी सेल की क्रिया विधि आप समझाइए। तो इसके संबंध में जानते हैं। इस सेल की रचना सन 1868 में फ्रांस के वैज्ञानिक लेक्लांसी ने की थी। तो उनका वैज्ञानिक का नाम भी लेक्लांसी था और सेल का नाम उन्हीं ने अपने उस पर रख दिया कि इसको लेक्लांसी सेल कहेंगे। इसमें कांच के बर्तन में नौसादर, आमतौर पर घरों में नौसादर का प्रयोग हम जानते हैं, लेकिन इसको विज्ञान की भाषा में NH4Cl या अमोनियम क्लोराइड इसको कहा जाता है। नौसादर का सूत्र पूछा जाता है क्या है, तो हम याद रखेंगे अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। इसका संतृप्त विलयन माने कंसंट्रेटेड विलयन इसमें भरा रहता है। बर्तन के एक तरफ शुद्ध अथवा पारा चढ़ी जस्ते की छड़ रखी रहती है। अब ये ध्यान देना पड़ेगा, एक तरफ कौन सी, शुद्ध अथवा पारा चढ़ी हुई जस्ते की छड़, या तो शुद्ध जस्ते की होगी या उस जस्ते के ऊपर पारा का लेपन किया गया होगा। इस तरह की छड़ जो होगी वो रखी रहती है, जिसके ऊपर एक संयोजन में पेंच लगा रहता है। विद्युत सेल के बीच में एक सरंध्र बर्तन होता है। सरंध्र बर्तन के बीच में कार्बन की छड़ रखी जाती है। इस छड़ के ऊपरी सिरे पर भी एक संयोजक पेंच लगी रहती है। तो एक संयोजक पेंच इस पर हुई, जस्ता वाली छड़ पर हुई, और दूसरी छड़ यहाँ पर लगी रहती है। कार्बन की इस छड़ के चारों ओर सरंध्र बर्तन में लकड़ी के कोयले तथा मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 का बारीक पिसा हुआ मिश्रण भर दिया जाता है। इसमें जो मिश्रण भरा रहता है, ये भी पूछा जाता है कि लेक्लांसी सेल में किसका मिश्रण भरा रहता है, तो यहाँ आप बताएंगे कि लकड़ी का कोयला तथा मैग्नीज डाइऑक्साइड, इनका जो बारीक पिसा हुआ मिश्रण होता है वो भर दिया जाता है। इस सेल में कार्बन छड़ जो होती है वो धन ध्रुव का कार्य करती है और जस्ते की छड़ जो होती है वो ऋण ध्रुव। और नौसादर का जो घोल है, इसमें जो भरा रहता है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का घोल है, वो उत्तेजक का कार्य करता है और मैग्नीज डाइऑक्साइड निध्रुवीय कारक का कार्य करते हैं। इस तरह से इनके कार्य भी बता दिए कि क्या क्या, कौन चीज क्या कार्य करती है। कोयला मैग्नीज डाइऑक्साइड को विद्युत का चालक बना देता है। अब कोयले का काम क्या हुआ कि जो मैग्नीज डाइऑक्साइड है उसको विद्युत का चालक बना देता है और धन तथा ऋण ध्रुवों को सुचालक तार द्वारा जोड़ने पर विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इस तरह से इसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर। अब देखते हैं इसकी रासायनिक अभिक्रिया क्या है। Zn+2NH4Cl, Zn माने जिंक, NH4Cl अभी हमने बताया था अमोनियम क्लोराइड। जिंक की या जस्ते की जब अमोनियम क्लोराइड से क्रिया होती है
तो बनता है जिंक क्लोराइड ZnCl2 तथा 2NH3 माने अमोनिया बनेगी इससे, और +2H हाइड्रोजन भी बन जाएगी। इस तरह से इस अभिक्रिया में बनी अमोनिया गैस जल में घुल जाती है। हाइड्रोजन आयन सरंध्र बर्तन में होकर कार्बन की ओर चलते हैं और बीच में मैग्नीज डाइऑक्साइड से मिलकर के जल बनाते हैं। तो इस तरह से जो हमें अमोनिया प्राप्त हुई वो जल में घुली, और जल में घुलने के पश्चात हाइड्रोजन जो होते हैं आयन वो सरंध्र बर्तन में होकर के कार्बन की ओर चलने लगते हैं। इसका इक्वेशन क्या है? H2 + 2MnO2। H2 माने हाइड्रोजन, MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड, और ये बनाता है Mn2O3 + H2O। अब अगर लेक्लांसी सेल का विद्युत वाहक बल पूछा जाता है कि इसका कितना होता है, तो इसका भी विद्युत वाहक बल 1.4 वोल्ट 1.4 वोल्ट होता है। इसका उपयोग ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहां रुक रुक कर धारा ली जाती है, माने परमानेंट उसमें धारा का प्रयोग हमें नहीं करना पड़ता है। जैसे विद्युत घंटी आपने देखी होगी, टेलीफोन जो होता है, तो जिस समय टेलीफोन आएगा उसी समय उसका प्रयोग होता है उस धारा का। विद्युत घंटी में जब कोई विद्युत घंटी दबाएगा तभी वो धारा प्रवाहित होगी। इस तरह से जो रुक रुक करके आएगा तो वो हमें प्राथमिक सेल का जो लेक्लांसी सेल है उसके द्वारा उसका प्रयोग किया जाता है। ये तो हुए प्राथमिक सेल। अब देखते हैं द्वितीयक सेल क्या होते हैं। तो इन सेलों में विद्युत धारा प्रवाह करके विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। अब उसका उल्टा हो गया ये, उसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता था, जबकि द्वितीयक सेल में विद्युत धारा प्रवाह करके विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। लेकिन इस जिसे कि जब ये जो विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में जो बदलने की क्रिया है इसको हम आवेशन कहते हैं। अब सेल को उपयोग में लाने पर पुनः रासायनिक ऊर्जा जो होती है वो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। इसका मतलब द्वितीय जो सेल होंगे उनमें दोनों प्रकार का रूपांतरण होगा, विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में, और जब उसका प्रयोग होगा तो रासायनिक ऊर्जा से फिर विद्युत ऊर्जा में। तो जो विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा उस समय उसको हम आवेशन कहेंगे, और जो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में जब परिवर्तन होगा उसे निरावेशन कहेंगे, या एक प्रकार से चार्जीकरण और डिस्चार्जीकरण भी इसको कह सकते हैं कि विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में हुआ तो वो चार्ज हो गया, इसका मतलब फिर इसके बाद रासायनिक ऊर्जा से फिर विद्युत ऊर्जा में हुआ तो वो डिस्चार्ज होता जाएगा। इस तरह से जो इनके इससे आवेशित करते समय विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित करते हैं। इन्हें हम संचायक सेल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो ऊर्जा है उसका संचय होता है, इसलिए इसे संचायक सेल भी कहा जाता है। इस प्रक्रिया में सेल दो तरह के कार्य करते हैं, अतः इन्हें द्वितीयक सेल कहते हैं। तो द्वितीयक सेल क्यों आ गया? क्योंकि इसमें विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा दोनों प्रकार के कार्य करने होते हैं, इसलिए इन्हें द्वितीयक सेल कहा जाता है। तो इनमें सीसा संचायक सेल, नीफे सेल आदि इसके द्वितीयक सेल के उदाहरण हैं। और इसको आप अपने विवेक से भी ये समझ लें कि जिसमें रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में दोनों परिवर्तन होते हैं तो समझ जाएंगे वो द्वितीयक सेल की श्रेणी में आएंगे। कुछ सेल दे दिए जाते हैं और ये पूछा जाता है कि प्राथमिक सेल की श्रेणी में आएंगे या ये द्वितीयक सेल की श्रेणी में। यहाँ से आपको इसका अंतर स्पष्ट कर लेना होगा। अब समझते हैं कि सीसा संचायक सेल क्या है। इस सेल में जो ये सीसा संचायक सेल है, इसमें शीशे के एक बर्तन में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लिया जाता है और धनोद या जिसको हम कैथोड कहते हैं उस पर लेड पेरोक्साइड तथा एनोड लेड का होता है। जो एनोड हुआ लेड का हुआ और जो कैथोड हुआ वो लेड पेरोक्साइड का। आवेशित होने पर इसका विद्युत वाहक बल 2.2 वोल्ट
तथा निरावेशित होने पर इसका जो विद्युत वाहक बल है वो 1.8 वोल्ट हो जाता है। संचायक सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर अधिक विभवांतर की बैटरियां भी बनाई जाती हैं। जो भी संचायक सेल होंगे उनको अगर श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो विभवांतर हमारा बढ़ जाता है, और इस तरह से जो अधिक विभवांतर की बैटरियां जिनकी हमें आवश्यकता होती है उनको इससे बनाया जाता है। और इस तरह का जो सेल होते हैं या जो बैटरी होती हैं उनका उपयोग सामान्यतः कार में, बसों में, रेलगाड़ियों में आदि, इन्वर्टर आदि सभी में इनका प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद देखते हैं इनका चार्जीकरण क्या होता है, या चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, इन दो को समझते हैं कि इनकी क्रिया विधि क्या है। चार्ज और डिस्चार्ज किस तरह से होते हैं ये समझना पड़ेगा। तो देखते हैं चार्जीकरण। सेल को सरल विद्युत धारा से जोड़ देते हैं जिसके फलस्वरूप अम्लीय विद्युत विच्छेदन हो जाता है। अब यहाँ ये जो उसमें अम्ल भरा होगा तो उसका अम्लीय विद्युत विच्छेदन हो जाएगा। तो इसकी रासायनिक अपक्रिया जो होगी उसको समझते हैं कि धन प्लेट पर या कैथोड पर, जो कैथोड वाली प्लेट होगी उस पर, जिस पर लेड था उस पर क्या क्रिया होती है, और ऋण प्लेट जहाँ लेड ऑक्साइड, लेड सल्फेट इस तरह की जो चीज़ें होंगी वहाँ पर कैसी क्रिया होती है। तो कैथोड पर क्रिया हुई, Pb+O2, जो लेड है वो ऑक्सीजन से क्रिया करेगा और लेड ऑक्साइड बनाएगा, PbO2 बनाता है। और जो PbSO4 है माने लेड सल्फेट है वो जल से क्रिया करेगा, H2O से क्रिया करेगा, तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल बनाएगा और लेड ऑक्साइड भी बनाएगा। और इस तरह से जब एनोड पर देखेंगे क्रिया किस तरह की होती है, तो PbO2 माने वही लेड ऑक्साइड, इसकी जब हाइड्रोजन से क्रिया होगी तो ये लेड ऑक्साइड बनाता है, और ऊपर वाला PbO2 लेड परऑक्साइड, सॉरी उसको लेड ऑक्साइड कह दिया, लेड परऑक्साइड वो कहलाता है, और PbO जो होता है वो लेड ऑक्साइड होता है। तो PbO2 माने लेड परऑक्साइड की क्रिया जब हाइड्रोजन से होगी तो लेड ऑक्साइड बनेगा और जल, और लेड सल्फेट जो होगा वो हाइड्रोजन से क्रिया करेगा तो लेड बनेगा और H2SO4 बनेगा। इस क्रिया में धन प्लेट पर लिथार्ज, ये ध्यान देने की बातें रहेगी, इस क्रिया में धन प्लेट पर अर्थात कैथोड पर लिथार्ज और एनोड या ऋण प्लेट पर स्पंजी लेड बन जाता है और सल्फ्यूरिक अम्ल का घनत्व बढ़ जाता है जो सेल की धारा के लिए उपयोगी बन जाता है। ये तो हुई चार्जिंग की प्रक्रिया में, जब हम किसी बैटरी को इनको चार्ज करते हैं। और डिस्चार्जिंग की प्रक्रिया में क्या होता है, इसके ठीक विपरीत, जो धन प्लेट होती है उस प्लेट पर अब लेड परऑक्साइड हाइड्रोजन से क्रिया करेगा तो लेड ऑक्साइड बनेगा और जल बनेगा। इसी तरह से लेड सल्फेट जब हाइड्रोजन से क्रिया करेगा तो लेड बनेगा और H2SO4 बनेगा। जबकि ऋण प्लेट पर या एनोड पर उसका उल्टा, चार्जीकरण का उल्टा, इस पर लेड ऑक्सीजन से क्रिया करके लेड परऑक्साइड बनाएगा और लेड सल्फेट तथा ऑक्सीजन और जल ये मिलकर के सल्फ्यूरिक अम्ल बनाएगा और लेड परऑक्साइड बनाएगा। इस तरह से ये जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की प्रक्रियाएं हैं वो विस्तार से आपने समझी कि इसमें किस तरह की रासायनिक अपक्रिया होती है उस बैटरी के अंदर चार्ज करते समय और डिस्चार्ज करते समय। आप समझते हैं क्षारीय संचायक सेल क्या होते हैं। अभी आपने वो सीसा संचायक सेल समझा था, अब समझते हैं क्षारीय संचायक सेल। इनमें देखेंगे तो लोहा या लौह निकिल संचायक सेल कहलाता है, जिसमें लोहा भी होगा निकिल भी होगा, तो लौह निकिल संचायक सेल। और दूसरे प्रकार का होता है निकिल कैडमियम सेल, और तीसरा है क्षारीय प्राथमिक सेल या बटन सेल। अब यहाँ ध्यान देना पड़ेगा, ये द्वितीयक सेल के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन क्षारीय संचायक सेल में
जो प्राथमिक सेल है, जो क्षारीय प्राथमिक सेल या बटन सेल जिसको हम कहते हैं, वो प्राथमिक सेल की श्रेणी में आता है, जबकि ये द्वितीयक सेल की श्रेणी में आते हैं। अब इनको भी समझ लेते हैं कि लौह निकेल संचायक सेल क्या है। इस सेल में धनाग्र पर निकेल ऑक्साइड और ऋणाग्र लोहे का होता है। जो लौह निकेल संचायक सेल होगा वो कैथोड किसका बना होगा, निकेल ऑक्साइड का, और ऋणाग्र या एनोड लोहे का होता है। इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का घोल भरा रहता है, KOH इसका घोल भरा रहेगा। इस सेल को भी चार्ज किया जा सकता है। इसका मतलब इसको चार्ज किया जा सकता है तो ये डिस्चार्ज भी होगा, तो दोनों क्रियाएं होंगी, विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। इसका मतलब ये द्वितीयक सेल की श्रेणी में आएगा। नंबर 2 इसका है निकेल कैडमियम सेल। इस सेल में धनाग्र पर निकेल ऑक्साइड तथा ऋणाग्र के स्थान पर कैडमियम की पट्टियां लगी रहती हैं। वही धनाग्र माने कैथोड, इस पर निकेल ऑक्साइड रहेगा, जैसे कि उसमें भी था लौह निकेल में, वो निकेल ऑक्साइड का था कैथोड, और ऋणाग्र के स्थान पर कैडमियम की पट्टियां लगी होती हैं। लौह निकेल में क्या था, लोहे की छड़ रहती थी, और इसमें कैडमियम की पट्टी रहती है। इसमें भी वही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का घोल भरा होता है। इस सेल को भी चार्ज किया जा सकता है। इसका मतलब ये भी द्वितीयक सेल की श्रेणी में आता है। अब तीसरा जो है वो क्षारीय सेल या बटन सेल, ये प्राथमिक सेल के अंतर्गत आएगा। देखा होगा ये कपड़ों के बटन का आकार का होता है। इसका धनाग्र माने कैथोड जो होता है वो पारे के ऑक्साइड को ग्रेफाइट के साथ मिश्रित करके बनाया जाता है, और ऋणाग्र जस्ते का होता है। माने कैथोड किसका हुआ, पारे के ऑक्साइड को ग्रेफाइट के साथ मिश्रित करके जो बना उससे हम कैथोड बनाते हैं, और जस्ते से एनोड बनाते हैं। इसमें विद्युत अपघट्य पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का घोल होता है। इसमें भी घोल, वही घोल का प्रयोग तीनों में वही एक प्रकार का हुआ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। इस सेल को चार्ज नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल यहीं से स्पष्ट हो जाता है कि अगर चार्ज नहीं किया जा सकता है तो इसमें दोनों प्रकार की क्रियाएं नहीं होंगी, या दोनों प्रकार के उस सेल को कार्य नहीं करने होंगे, तो ये प्राथमिक सेल की श्रेणी में ही आएगा। इस तरह के जो सेल होते हैं उनका उदाहरण घड़ियों में देखा होगा, छोटे छोटे गोल जो बटन के आकार के सेल लगे रहते हैं, या कैलकुलेटर आदि में इनका प्रयोग किया जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण सौर सेल। सौर ऊर्जा आप लोगों ने खूब सुनी होगी कि वैकल्पिक स्रोत के रूप में सौर सेलों का प्रयोग किया जाना आवश्यक है, अभी भी हो रहा है, लेकिन उसको बढ़ाना आवश्यक है। तो सौर सेल की आप क्रिया विधि समझिए। यह एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। इसका मतलब सूर्य से जो प्रकाश प्राप्त होता है उस प्रकाश से विद्युत ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा या रूपांतरण होगा वो सौर सेल के अंतर्गत होता है। यह प्रकाश वोल्टीय प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित एक अर्धचालक युक्ति होती है। अर्धचालक युक्ति मानी जाती है इसको, क्योंकि इसमें विद्युत ऊर्जा से फिर प्रकाश ऊर्जा में वहाँ भी परिवर्तन होगा जाके आगे। पहले तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करेंगे, और इसकी सहायता से प्रकाश को विद्युत धारा में परिवर्तन करने का कार्य किया जाता है। एक से अधिक सौर सेलों को जोड़ दिया जाता है। जो सोलर पैनल आपने देखे होंगे उनमें अगर ध्यान से देखेंगे तो उनमें कनेक्शन दिए होते हैं, सौर सेलों को जोड़ा जाता है। एक से अधिक सौर सेलों को जोड़ दिया जाता है तो इसे सौर पैनल कहते हैं। इसका उपयोग कृत्रिम उपग्रह, जो हमारे अंतरिक्ष में उपग्रह भेजे जाते हैं, अंतरिक्ष स्टेशनों में भी जो काम करना होता है, तो वहाँ बिजली, यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी वहाँ नहीं पहुँचाई जा सकती है, इसलिए प्रकाश ऊर्जा से ही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन के लिए सौर सेलों का प्रयोग करते हैं, जिससे कि वहाँ
अंतरिक्ष स्टेशनों पर भी बिजली प्राप्त होती रहती है। घरों में जो होता है बल्ब, पंखों आदि विभिन्न प्रकार की, सभी जानते हैं कहाँ कहाँ सौर सेल का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से इनका प्रयोग होता है। तो भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा भी ये स्पष्ट किया गया है कि देश में 3.1 गीगावाट सेल और 8.8 गीगावाट मॉड्यूल बनाने की क्षमता स्थापित की जा चुकी है। इसका मतलब भारत सरकार का जो ऊर्जा मंत्रालय है उसने अभी तक की अपनी जो क्षमता थी उस क्षमता को बताया कि अभी तक कितना इसमें उत्पादन हो चुका है, कितना विद्युत का उत्पादन हो रहा है। तो 3.1 गीगावाट सेल बन चुके हैं और 8.8 गीगावाट का मॉड्यूल बनाने की क्षमता अभी तक स्थापित की जा चुकी है। हालांकि जो मंत्रालय ने एक अपना अवधारणा नोट दिया था उसके अनुसार अप्रचलित तकनीक के कारण, मानी ये तकनीक अभी बहुत प्रचलन में नहीं आई है तो उसे अप्रचलित तकनीक कहेंगे, इस कारण से क्षमता का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जा रहा है। बना करके तो इतना तैयार हो गया लेकिन अभी इसका प्रयोग उतना नहीं हो पा रहा है। तो अभी तक केवल 1.5 गीगावाट क्षमता वाली सेल निर्माण और 3 गीगावाट क्षमता वाले मॉड्यूल निर्माण का ही उपयोग किया गया है। इस तरह से सौर सेल के बारे में आपने समझा और भारत सरकार का जो ऊर्जा मंत्रालय है उसके द्वारा भी बताया गया कि ये तकनीक अभी अप्रचलन में है, अभी प्रचलित तकनीक न होने के कारण इसका उपयोग अभी कम किया जा रहा है। अब देखते हैं विद्युत धारा आपका पूरा हुआ। चुंबकत्व क्या है, या इसको चुंबकीय ऊर्जा भी कहते हैं, चुंबकीय ऊर्जा या चुंबकत्व, इसके बारे में अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। किसी लोहे की वस्तु को लोहे पर चिपकाने अथवा दिशाओं का पता लगाने के लिए जिस वस्तु का उपयोग करते हैं उसे हम चुंबक कहते हैं। लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने में जो ऊर्जा चुंबक द्वारा निकलती है, अब यहाँ ये समझना होगा कि लोहे की वस्तु को अगर वो कोई चिपका रहा चुंबक, तो उसके चुंबक के द्वारा जो ऊर्जा आकर्षित करने में जो ऊर्जा निकलती है उसे हम चुंबकीय ऊर्जा या चुंबकत्व कहते हैं। माने उस ऊर्जा को ही हम चुंबकत्व कहेंगे, चाहे उसको चुंबकीय ऊर्जा भी कहा जा सकता है। अब चुंबक दो प्रकार के होते हैं, आपने भी इसके देखे होंगे दोनों प्रकार, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। अब प्राकृतिक चुंबक की पहले से चर्चा कर लेते हैं। एशिया माइनर के मैग्नीशिया नामक स्थान पर, अब ये ध्यान रखना पड़ेगा कि प्राथमिक चुंबक कहाँ पाया जाता है। तो एशिया माइनर के मैग्नीशिया नामक स्थान पर गहरे भूरे रंग का एक खनिज पाया जाता है। तो जब खनिजों की चर्चा की होगी तो उस समय ये आया होगा कि प्राकृतिक चुंबक मैग्नीशिया नामक स्थान पर पाया जाता है। तो उस खनिज का काम क्या है कि वो स्वतंत्र रूप से लटकाए जाने पर उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर जाता है। ये प्राकृतिक देन है कि हाँ, वो कहीं भी लटकाएंगे अगर हम उसको, तो वो उत्तर और दक्षिण दिशा में ही ठहरेगा और वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो दोनों आकर्षण का भी उसमें गुण है और जो चुंबक का मुख्य गुण होता है कि वो उसका चाहे कोई भी टुकड़ा भी हो तो वो उत्तर और दक्षिण दिशा में ही ठहरेगा। तो उस तरह का जो चुंबक है, उस तरह का जो खनिज है, वो मैग्नीशिया नामक स्थान पर पाया जाता है। अब चर्चा करते हैं कृत्रिम चुंबक, माने जो बनाए जा सकते हैं और बनाए जाते हैं ऐसे चुंबक जो कृत्रिम विधि द्वारा बनाए जाते हैं, कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं। जैसे क्षण चुंबक है, गोल ध्रुव चुंबक है, नाल चुंबक है, चुंबकीय सुई है, दिक्सूची है, विद्युत चुंबक है। ये सब हम कृत्रिम रूप से इनका निर्माण कर सकते हैं, इसलिए इनको हम कृत्रिम चुंबक कहते हैं। अब चुंबकों के जो गुण हैं, चुंबक का मुख्य गुण क्या क्या है उसको समझते हैं। यदि किसी चुंबक को रेशम की डोरी से बांधकर लटका दें
तो वह ठहरने पर उत्तर दक्षिण दिशा में रहता है। ये तो अभी भी बताया था कि चुंबक का ये मुख्य गुण है। और दूसरा है इसका कि स्वतंत्रता पूर्वक लटके हुए चुंबक का जो सिरा उत्तर की ओर होता है उसे उत्तरी ध्रुव, और जो दक्षिण की ओर होता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। चुंबक को यदि तोड़ा जाए तो ये दोनों ध्रुव उसमें भी बने रहते हैं। ये इसका विशेष गुण जो चुंबक का होता है कि उसको कितने भी टुकड़े कर दिए जाएं और जब भी उसको हम अगर लटकाएंगे तो उसमें दोनों ध्रुव बने रहेंगे, नॉर्थ और साउथ। इसके बाद देखते हैं कि चुंबक के उपयोग क्या हैं, क्या किस किस स्थान पर चुंबक का हम प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं कि चुंबक का पहला उपयोग क्या है कि छोटे छोटे विद्युत चुंबक, बिजली की घंटी या विद्युत घंटी जिसको कहते हैं, टेलीफोन, विद्युत मापी यंत्र आदि इनमें प्रयोग किए जाते हैं। और जो बहुत अधिक शक्तिशाली चुंबक होते हैं वो लोहे के कारखानों में प्रयोग किए जाते हैं। विद्युत चुंबक का उपयोग रक्त परिसंचरण के सुचारू परिवहन में होता है। चुंबक के द्वारा भी जो हमारा ब्लड प्रेशर है या उसमें चुंबक की मात्रा में यदि कमी हो जाती है तो कहते हैं कि यहाँ ब्लड प्रेशर लो हो गया, अधिक हो गई तो उसको कह दिया अधिक हो गया। तो वो चुंबकत्व पहुंचाने के लिए कृत्रिम रूप से भी हम इस चुंबक का प्रयोग करते हैं, जिससे कि रक्त का जो परिसंचरण है वो सुचारू रूप से चलता रहे। विद्युत जनरेटर या डायनेमो में भी चुंबक का प्रयोग होता है, इससे पूर्व में ये बता चुके हैं। इस तरह से इसके चुंबक के प्रयोग होते हैं। विद्युत चुंबक को अगर हम ये समझें कि क्या है और इसको कैसे बनाया जाता है, तो तांबे के तार को एक नरम लोहे की छड़ के चारों ओर लपेटने के बाद, तांबे के तार लिए और एक लोहे की कोई लंबी सी छड़ ले ली, उसमें तांबे के तार को लपेटना प्रारंभ कर देते हैं और तार के जो दोनों सिरे हैं उन दोनों में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, एक को धनात्मक की तरफ एक को ऋणात्मक की तरफ। किसी तरफ भी लगा देते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो क्षण जो है वो चुंबक का काम करने लगती है। उस पर अगर लोहे की कोई चीज हम ले जाते हैं तो वो उसमें आकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है। परंतु अगर विद्युत धारा बंद कर देते हैं तो ये चुंबक धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। इस प्रकार के जो चुंबक होते हैं वो अस्थायी चुंबक होते हैं, माने ये टेम्परेरी चुंबक बनाए जाते हैं। यदि नरम लोहे के स्थान पर वज्र की छड़ माने कठोर छड़ का प्रयोग अगर हम करें तो वह विद्युत धारा को बंद करने के बाद भी चुंबकीय गुण धारण किए रहती है। ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर नरम लोहे की छड़ किसी का प्रयोग किया गया है तो वो टेम्परेरी चुंबक का काम रहेगा, अस्थायी चुंबक रहेगा। और अगर कठोर क्षण वज्र की क्षण जो होती है उसका अगर प्रयोग करते हैं तो वो चुंबकत्व का गुण जो है वो स्थायी भी बना रहता है और ये चुंबक स्थायी बन जाते हैं। इस तरह से स्थायी और अस्थायी चुंबक के बारे में जान लेते हैं कि अस्थायी चुंबक और स्थायी चुंबक कैसे बनता है। अब आपने दिक्सूची यंत्र या कंपास भी कह देते हैं कि इसको भी सुना होगा कि कंपास क्या चीज है। तो इस यंत्र द्वारा दिशा का सही सही पता लगाया जाता है। जब भी हम कहीं जंगलों में या पर्वतों पर जो पर्वतारोही होते हैं या भ्रमण करने वाले पर्यटक होते हैं वो दिक्सूची का इस्तेमाल करते हैं। वो अपने साथ इस यंत्र को ले जाते हैं जिससे कि उन्हें दिशा का सही सही ज्ञान बना रहे। तो इसके डायल पर चारों दिशाएं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, इस तरह से चारों दिशाओं के प्रतीक चिन्ह जो है एन नॉर्थ माने उत्तर, ई ईस्ट माने पूर्व, एस साउथ माने दक्षिण और डब्ल्यू वेस्ट माने पश्चिम। इस तरह से एन ई एस डब्ल्यू ये बने रहते हैं। ये प्रतीक जो होते हैं उसमें बने हुए होते हैं। इसमें एक सुई होती है जो कि पतली चुंबक है। वो जो सुई है वो वास्तव में सुई ना होकर के एक पतली सी चुंबक होती है
यह सुईनुमा चुंबक डायल के केंद्र में एक उभरे हुए भाग पर इस प्रकार टिकी होती है कि आसानी से ये चारों तरफ घूम सके। वो जो सुई है उसको रखने का जो ढंग है उसमें इस तरह से ढंग से रखा जाता है ताकि ये बहुत आसानी से चारों तरफ घूम सके। डायल एवं चुंबक लोहे के अतिरिक्त अन्य धातु की बनी एक डिब्बी में रखे होते हैं। अब ये ध्यान रखना पड़ेगा, जो डायल बनाया गया है और जो चुंबक है इसमें लोहे के अतिरिक्त इसके अलावा जो भी डिब्बी होगी उसका निर्माण जो डिब्बी का होगा वो उस दूसरी धातु से करेंगे ताकि ये आकर्षित न उससे हो सके और सही दिशा का ज्ञान प्राप्त करने में हमें परेशानी हो सकती है। इसलिए दूसरी धातु की डिब्बी बनाई जाती है और उस डिब्बी के ऊपर एक कांच लगा रहता है जिसे दिशा ज्ञात करने के लिए डायल को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि चुंबक का एन सिरा, अब यहाँ ध्यान रखना वो जो व्यवस्थित करने का ढंग है उसको डायल को, तो उसमें चुंबक का एन सिरा डायल के एन सिरे पर आ जाए और उसका जो एस सिरा है वो एस सिरे पर आ जाए। ऐसी स्थिति में डायल पर रखे या लिखे हुए जो चारों प्रतीक हैं वो चारों दिशाओं को इंगित करेंगे। अब हमें ये देखना है कि चुंबकत्व ये नष्ट कैसे हो जाता है। अगर चुंबक बन गया है तो इसको नष्ट कैसे होता है। स्थायी चुंबक जो बना हुआ है, अस्थायी चुंबक तो विद्युत धारा बंद कर दी तो वो चुंबकत्व उसका नष्ट हो गया, लेकिन जो स्थायी चुंबक बन करके तैयार किया गया है वो नष्ट कैसे होता है इस संबंध में जानते हैं। तो चुंबक में परमाणु व्यवस्थित क्रम में जमे होते हैं। यदि परमाणुओं का चुंबकत्व अव्यवस्थित कर दिया जाए तो चुंबक का चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। अब यहाँ ये ध्यान देना होगा, जो चुंबकत्व है वो अव्यवस्थित कर दिया जाए। चुंबकत्व क्या था, उसका उसको जो ऊर्जा निकलती थी उसको अगर ऊर्जा को हम अस्त व्यस्त कर दें या अव्यवस्थित कर दें तो इनका चुंबकत्व नष्ट हो जाएगा। और इसके निम्न कारण भी हो सकते हैं। चुंबक को गर्म करने पर, ये ध्यान रहे कि जो भी हमने स्थायी चुंबक बना के तैयार किया है उसको कभी गर्म नहीं करते हैं, क्योंकि गर्म करने पर चुंबकत्व नष्ट होता है। बहुत अधिक ऊंचाई से चुंबक को बार बार गिराने पर, बार बार इसको गिराना भी नहीं होता है और इस पर बहुत अधिक चोट भी नहीं करनी होती है। जो चुंबक होंगे उनमें चोट नहीं मारना, हथौड़े से या किसी चीज से बार बार अगर चोट इस पर पहुंचाएंगे, अधिक चोट पहुंचाएंगे तो इसका भी चुंबकत्व नष्ट हो जाएगा। और इनके नष्ट होने का जो मुख्य कारण है कि वही उनका जो चुंबकत्व है वो अव्यवस्थित हो जाता है, उनकी ऊर्जा जो होती है वो अव्यवस्थित हो जाती है, जिसके फलस्वरूप इसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। अब इसके लिए सावधानी, इसके संबंध में हमें मालूम होना चाहिए कि क्या क्या सावधानी बरतें कि जिससे चुंबकत्व नष्ट न हो। वही जो सावधानी अभी हमने बताई, इस तरह की सावधानी आपको बरतना चाहिए कि यहाँ इसको अधिक ऊंचाई से नहीं गिराना है, गर्म नहीं करना है और इस पर बहुत अधिक चोट नहीं पहुंचाना है और इसका चुंबकत्व जो है उसको अव्यवस्थित नहीं करना है। तो यही इसका सावधानी के रूप में लेते हैं। इस तरह से आज आपका ये चैप्टर 4 विद्युत धारा एवं चुंबकत्व ये समाप्त हो जाता है और इस समाप्ति के बाद जो चैप्टर 5 होगा वो अति शीघ्र आपको इसमें अपलोड कर दिया जाएगा। बस ये ध्यान रहे कि इसमें जो हमारा फेसबुक पेज है उस पर भी पहुंचने का प्रयास करें, उसको लाइक जरूर कर दें। उस पेज पर हम कुछ अतिरिक्त चीज़ें डाल देते हैं तो उनको देखने का प्रयास करते रहें, क्योंकि हमने बताया कि हर बात को वीडियो के माध्यम से कह पाना संभव नहीं होता है। बीच में कुछ एक दो सेंटेंस या एक दो सूचना जो छोटी होती है उसको उस पेज पर पहुंचा दिया जाता है। इसलिए फेसबुक पेज का इस्तेमाल ज़रूर करें और जिन्होंने अभी तक भी सब्सक्राइब ना किया हो तो इस चैनल को, हमारा चैनल जो विनोद शुक्ला के नाम से है, इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।